बताना चाहते हैं। अगर आपके घर में खास तौर पर कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं तो उन्हें और ज़्यादा ध्यान से खबर देखनी चाहिए। ये घटना कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित एक प्राइवेट पैरा मेडिकल कॉलेज की है, जहां 20 जुलाई को 3 मुस्लिम छात्राओं को कॉलेज की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड किया गया? क्योंकि आरोप था कि इन तीनों छात्राओं ने अपने ही कॉलेज में पढ़ने वाली एक हिंदू लड़की का एक अश्लील वीडियो बनाने के लिए कॉलेज के ही बाथरूम में अपना मोबाइल फोन ऑन करके छिपा दिया, कैमरा ऑन करके। लेकिन जब इस लड़की को इस कैमरे के बारे में पता चला तो इन तीनों मुस्लिम छात्राओं ने उससे माफी मांग ली और इसके बाद इस वीडियो को उन्होंने डिलीट भी कर दिया। लेकिन यह मामला तब तक बहुत तूल पकड़ चुका था, अब यह मामला बहुत बड़ा मामला बन चुका है। हालांकि जिस छात्रा का आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था वो बहुत डरी हुई थी, जिसके बाद उसने 19 जुलाई को इस घटना की जानकारी कॉलेज प्रशासन को दी और 20 जुलाई को कॉलेज ने इन तीनों मुस्लिम छात्राओं को सस्पेंड कर दिया। इसके अलावा 20 जुलाई को ही कॉलेज प्रशासन ने इस घटना की जानकारी पुलिस को भी दी, जिसके आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई। इस कॉलेज की जो गवर्निंग बॉडी है उसका कहना है कि आरोपी छात्राओं ने अपने बयान में खुद ये बात स्वीकार की है कि उन्होंने बाथरूम में दूसरी छात्रा का वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल फोन को उसका कैमरा ऑन करके छिपा कर रखा था। लेकिन इन छात्राओं का कहना है कि ऐसा उन्होंने सिर्फ एक मजाक के तौर पर किया था और उनका इस वीडियो को किसी के साथ शेयर करने का कोई इरादा नहीं था। यानी ये घटना हुई तो है, लेकिन आरोपी छात्राओं का कहना है कि वो सिर्फ एक प्रैंक वीडियो बनाना चाहती थी, एक मजाक के लिए, थोड़ी मस्ती करने के लिए, और उनका कोई दूसरा मकसद नहीं था। और पुलिस ने भी यही बात कही है। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की एक टीम आज उडुपी के इस कॉलेज पहुंची और वो भी इस मामले की जांच के बारे में अतिरिक्त जानकारी जुटा रही है कि इसके पीछे जो लड़कियां कह रही हैं वही है या फिर कुछ और मामला है। आपको याद होगा पिछले ही साल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी इसी तरह की एक घटना हुई थी, जिसमें चंडीगढ़ में कॉलेज की एक छात्रा ने यूनिवर्सिटी में ही पढ़ने वाली दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें कुछ लड़कों को लीक कर दिया था। और अब कर्नाटक में भी इसी तरह की घटना हुई है। जांच इस बात की हो रही है कि जिस तरह चंडीगढ़ में कुछ छात्राओं के जो वीडियो थे वो लीक होने की बात हो रही थी, लोगों को था कि इन छात्राओं के पहले वीडियो रिकॉर्ड हुए और फिर वो लीक कर दिए गए कुछ लड़कों को, कहीं कर्नाटक के इस कॉलेज में भी तो यही काम नहीं हो रहा था। अब ये दो घटनाएं हमने आपको बताई, एक पिछले साल की और एक इस साल की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि स्कूल कॉलेजों में ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। कुछ घटनाएं तो पकड़ी जाती हैं, सामने आ जाती हैं, लेकिन आज भी न जाने कितने स्कूल और कॉलेज होते होंगे आज भी जहां पर इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही होगी या हो चुकी होगी, लेकिन किसी को इसके बारे में पता नहीं। इन घटनाओं से क्या सीख मिलती है? सीख ये मिलती है कि अगर आप स्कूल में, कॉलेज में, दफ्तर में, शॉपिंग मॉल में, किसी होटल में या किसी दूसरी सार्वजनिक जगह पर किसी पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं या किसी चेंजिंग रूम का या रेस्ट रूम का इस्तेमाल करते हैं तो आपको अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। इसके अलावा उन माता पिता को सबसे ज्यादा सावधान होने की जरूरत है जिनके बच्चे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में इस तरह की घटनाएं अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा हो रही हैं और इसका एक ही कारण है, वो है मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। क्योंकि इन स्मार्टफोन्स में अब कैमरे लगे हुए हैं और आपने देखा होगा अब जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, हर कोई व्यक्ति, हर लड़का, हर लड़की इस स्मार्टफोन को फोन के तौर पर कम और कैमरे के तौर पर ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे देश में मान लीजिए अगर 70 करोड़ फोन हैं, स्मार्टफोन हैं, तो सोच लीजिए कि हमारे देश में 70 करोड़ कैमरे सड़कों पर घूम रहे हैं और वो कभी भी किसी का भी वीडियो बना सकते हैं। भारत में इस समय वीडियो बनाने का एक ऐसा ट्रेंड चल रहा है जिसमें लोग सिर्फ रील्स नहीं बना रहे, बल्कि वो खुद के और कई बार अपने पार्टनर, अपने दोस्तों के भी आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और इसी दौरान कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। इसलिए इस घटना से सीख ये है कि आप घर के बाहर अगर कहीं कपड़े चेंज कर रहे हैं, टॉयलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको पहले के मुकाबले अब कहीं ज्यादा सावधान रहना है, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि किस व्यक्ति ने दूर से ही आपके ऊपर अपने कैमरे का अपने मोबाइल फोन का कैमरा आपके ऊपर फिक्स करके रखा हुआ।
सही है, चली गई अपना वहाँ, वैसे भी जाके उसका जो भी होना होगा वो हो जाएगा। सही है, यहाँ आना चाहिए। अब जासूस थी क्या थी वो तो पता नहीं, लेकिन खराब लगता है आपको कि जाना उसका ठीक है, वहाँ पर पहुँच गई है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान जाना जाना ठीक है, चली गई सही है। चाहते हैं उसे वापस आए। हम नहीं चाहते कि वापस आए। इसमें ये कहना है कि पूरा विश्व जानता है कि पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या दशा है। आज़ादी के समय कितने हिंदू थे, आज कितने कम हिंदू हैं। और ये भारत जो है, यहाँ सनातन धर्म है। हर धर्म वालों को यहाँ मुस्लिम की आबादी बढ़ी है, घटी नहीं है आज़ादी के बाद से। तो ये है कि जो पाकिस्तान अंजू गई हैं, उनका वही दशा होगा जो पहले हिंदुओं का हो चुका है। मतलब कि वो अब जीवित नहीं आ पाएंगी। और यहाँ जो आई हैं वो फलेंगी फूलेंगी, क्योंकि यहाँ हर धर्म का सम्मान है। अब वो उसको पाकिस्तान जाना नहीं चाहिए था छोड़ के। उससे हमारे देश का तो नाम खराब किया ही किया, और उसके अलावा उसके जाने से यहाँ का माहौल भी खराब हो रहा है, और यहाँ की बच्चियों पे, बहन बेटियों पे बुरा असर पड़ रहा है। और दो बच्चों को छोड़ गई है, बच्चों का भी तो कैरियर खराब करके गई है, तो क्षमा करने लायक नहीं है। उनको मोहब्बत हो गई हो किसी से तो चली गई होंगे। जैसे सीमा हैदर को मोहब्बत हुई है, भारत चली आई हैं। ये तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के जांच का विषय है कि मोहब्बत है कि इसके पीछे कुछ और राज भी है। वो जांच करें, इसका पड़ताल करें, उनका काम है। हम ये कहेंगे कि जो पाकिस्तान गई हैं उनको पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, और अपना जो है हिंदुस्तान छोड़ करके वो गई हैं अंजू, तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बहुत अंतर है। हिंदुस्तान सनातन धर्म हमेशा बचाना जानता है, और पाकिस्तान में वहाँ वो गई हैं, उनके साथ क्या बर्ताव होगा, उनके साथ क्या बिहेव होगा, वो पूरा मीडिया और पूरी हिंदुस्तान की जनता जानती है। ये चलता रहता है। पहले वो सीमा इधर आई थी इंडिया में, उसके पीछे लोगों ने, मीडिया वाले ने ऐसे बहुत समय दिया, और अब यहाँ से चली गई है वो। फिर भी ये तो चलता ही रहता है। भाई वो अपने परिवार के बारे में सोचती, तो ये गलत किया ना, अपने परिवार को छोड़ के चली गई, हस्बैंड को छोड़ के चली गई। अभी क्लियर भी नहीं है ना उनका, अभी कैसे गई है क्या है। अभी वो कह रही है मैं तो वैसे आई हूँ घूमने फिरने के लिए। अभी जब क्लियर होगा तभी पता लगेगा। ये पूर्णतः मैं मानता हूँ गलत है। लोग प्यार का नाम देकर इसे दरकिनार कर देते हैं एक तरह से। मैं इसे नैतिक रूप से गलत मानता हूँ कि आप प्यार के लिए पाकिस्तान चले गए। एक और मामला हुआ था कि वो हिंदुस्तान चली आई। दोनों गलत है मेरे अनुसार, ये दोनों गलत है। जो ये कदम उठा रही हैं ये गलत उठा रही हैं। इनको ये सोचना चाहिए कि इनके माँ बाप कैसे इनको संस्कार दे रहे हैं, जो कि वहाँ जा रही, जिस देश में हमारा दुश्मन भी ना जाए और ये लोग जा रहे हैं। मालूम है कि इनको कितनी तकलीफ वहाँ मिलती है। हम हिंदू लोग हैं, जिस हिसाब से हमारा खाना पीना, उनका खाना पीना और हमारे खाने पीने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसने जो कदम उठाया बहुत गलत उठाया, ऐसा नहीं उठाना चाहिए था। मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये वैसे तो गलत हुआ है कि अगर आपने, चलो मानता हूँ कि प्यार इश्क मोहब्बत है जिसके फेसबुक के थ्रू आप यहाँ से गए हो, लेकिन आपको पीछे भी अपना बैकग्राउंड तो देखना चाहिए था कि आपके 2 बच्चे थे, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप माँ बाप को भी धोखा दे के गए हो, ठीक है। उनके दिल पे क्या बीतेगी कि उन्होंने आपको इतना पाल पोस के बड़ा करा, एक टाइम शादी करी, आपके बच्चे हुए, एक घर परिवार था, उसके बावजूद आप छोड़ के पाकिस्तान चले गए वो भी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा सही नहीं हुआ ये जो हुआ, तो गलत है। परवरिश है जो हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति ऐसा कभी नहीं कहती है कि आप अपने बने बनाए परिवार को छोड़ के, आपका जो आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका हस्बैंड है, परिवार है, बच्चे हैं, इनको छोड़ के आप कहीं जाएं, तो कहीं ना कहीं आपके अपनी संस्कृति, अपने परवरिश सब पे आप सवाल उठा रही हैं। ये मसलन सिर्फ एक जाति, एक धर्म से जुड़ा नहीं है, पूरे देश का बात है, और कहीं ना कहीं पूरा एक समाज इसमें पिस रहा है। तो ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए, और ये उचित नहीं है। मेरा मानना है कि इन सारी चीज़ों से सरकार को भी इस पर सख्ती से कदम लेना चाहिए, और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए उचित व्यवस्था करनी चाहिए। पाठ्यक्रम में भी बच्चों को कहीं ना कहीं इसको जोड़ना चाहिए, ताकि बच्चे जब छोटे रहें तब से ही सारी वैल्यूज़ को, एथिक्स को समझें और अपने मोरल वैल्यूज़ को हाई रखें, ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं देखने को मिलें।
इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो महिला जो है 2 बच्चे की माँ है और दोनों बच्चे लगभग 9-10 साल के लगभग में होंगे और ऐसी स्थिति में प्रेम का हवाला देकर देश छोड़कर चला जाना, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि अपने परिवार को छोड़कर चला जाना, बच्चों को छोड़कर चला जाना, ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। क्योंकि आप ये भी देखिए ना, अगर आप प्रेम बोलकर जा रहे हैं वहाँ कि मुझे उससे प्रेम है और यहाँ अपने बच्चों को आप छोड़कर जा रहे हैं, क्या आपको अपने बच्चे से प्रेम नहीं है? क्या अपने माता पिता से आपको प्रेम नहीं है? तो ये मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। इससे अच्छा तो वो जो सीमा हैदर का केस आया था, वो तो कम से कम अपने 4 बच्चों को लेकर आए और यहाँ तो वो अपने बच्चों को छोड़ कर गई है। तो मैं इसको बिल्कुल भी गलत मानता हूँ। घटना जो है अखबारों में और मीडिया में जो है सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की घटनाएं इसके पहले भी होती रहीं। इधर जो बढ़ गया है वो नई जो सामाजिक व्यवस्था और ये जो पाश्चात्य सभ्यता का यह है उसमें ज़्यादा बढ़ गई। मेरा मानना है कि ये घटनाएं ठीक नहीं है। ये आगे चल कर के वो जो वहाँ भी अपना परिवार बसाएगी तो उस पर भी जो है वो इसी तरह का जो है वो पारिवारिक प्रेम रखेगी बच्चों के साथ, पति के साथ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हिंडन नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है और इसके दृष्टिगत जो है पुलिस और प्रशासन के लोग लगातार गांव में अनाउंस कर रहे हैं और नोटिस के माध्यम से भी अन्य माध्यमों से लोगों को जो है अपने घरों को खाली करने के लिए लगातार अपील की जा रही है। इसी क्रम में काफ़ी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, उनको अलग स्कूल और बारात घरों में, पंचायत घरों में व्यवस्थित किया गया है उनको। सर बात करें तो यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ करीब बताई जा रही है, गाड़ियाँ कहाँ से आई हैं यहाँ पे? यहाँ पीछे एक ओला कंपनी का डंप यार्ड है, पुरानी और ख़राब गाड़ियाँ यहाँ पे इनकी डंप की जाती हैं। इसके अलावा जो कोरोना के टाइम में रिकवरी गाड़ियाँ वो भी यहाँ पड़ी हैं जो ख़राब हैं, चलने की स्थिति नहीं है। इसके दृष्टिगत यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा इनको 2 बार नोटिस भी दिया गया था कि अपनी गाड़ियों को यहाँ से हटा लें क्योंकि जलस्तर बढ़ रहा है। क्योंकि ये गाड़ियाँ ख़राब थी और न चलने वाली थी, इसके दृष्टिगत जो है इनके द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अभी आज प्रकाश में है कि काफ़ी गाड़ियाँ, लगभग 350 गाड़ियाँ यहाँ पे पानी में डूबी पड़ी हैं। इनके उच्च अधिकारियों से संपर्क करके उनको इस स्थिति के बारे में उनसे जो है बातचीत की जाएगी, कैसे उसको यहाँ से क्यों नहीं हटाया उन्होंने और क्यों उसको छोड़ दिया यहाँ पे। कोई नोटिस भी सर्व किया जाएगा? जी, इनको नोटिस सर्व किया जा चुका है पहले भी, अभी भी इनको नोटिस दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि उन गाड़ियों को क्यों नहीं हटाया। क्योंकि गाड़ियाँ इनकी ख़राब थी, जो केयर टेकर ने बताया कि गाड़ियाँ इनकी ख़राब हैं और इसको सेल आउट भी करते हैं, यहाँ से पुरानी गाड़ियाँ सेल करते हैं। जी सर, यहाँ पर गांव में अगर बात करें तो क्या स्थिति है? गांव में भी काफ़ी लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है। पुराना सूतियाना जो इकोटेक 3 का एरिया है और कुशा जो कुलेश्वरा का जो एरिया है वहाँ पर भी है, काफ़ी लोग हैं जो भी स्थापित किया गया है उनको। अभी तक किसी भी तरह कोई जनहानि नहीं है और कहीं भी बिल्डिंग गिरने की भी सूचना नहीं है। पुलिस और प्रशासन का लगातार प्रयास है कि इन लोगों को जल्दी से सेफ स्थान पर रेस्क्यू करके ले जाया जाए। जिम्मेदारी अपने प्रदेश के लोगों की रक्षा करना है। वही सरकार और उसका प्रशासन तंत्र अगर लोगों की हत्या करने लग जाए, भाई हत्या की ही श्रेणी में,
वो अपने अधिकारों की मांग के लिए वहां धरना कर रहे थे। वहां पे गए वो लोग अपने अधिकार, बिजली में जो भी अनियमितता है उसको लेकर वो लोग अपने विरोध को दर्ज कराना चाह रहे थे। ऐसे में और शिकायत मेरी सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से इसी बात की है कि भाई हर समस्या का समाधान लाठी गोली नहीं हो सकता ना। शिक्षक उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, छात्र उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, किसान सलाहकार उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, पासी समाज के लोग उतरेंगे उन पे लाठी चलेगी, आम बिहारी सड़क पे उतरेगा अपने अधिकारों को लेकर उस पे लाठी चलेगी। कौन नहीं जानता भैया कि बिजली विभाग में कितनी अनियमितता हो रही है, किस तरीके से बिजली के बिल को फ्लक्चुएट कर करके दिया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर किस तरीके से महंगी। और ये तो मुख्यमंत्री खुद मान चुके हैं कि भैया हम लोग महंगी दर पर हम लोग बिजली खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं आप महंगी दर पर भैया बिजली? और उसका बोझ पूरा का पूरा बिहार सरकार के ऊपर जाता है। ये अपने में दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कम से कम बिहार और बिहारियों की चिंता नहीं है। हर सवाल के जवाब में लाठी गोली चलाना ये परंपरा बिहार में बन गई है। जो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि भाई देश के प्रधानमंत्री को आना चाहिए और जवाब देना चाहिए, अब बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या आपको सामने आकर जवाब नहीं देना चाहिए कि कैसे आपके प्रशासन ने, आप वो वीडियो देखे, आप देख नहीं सकते हैं किस तरीके से गोली से उन लोगों को मार दिया गया। और मुझे नहीं पता, जानकारी तो यही आ रही है कि अभी एक की हत्या हुई है पर 3 लोगों को संभवतः वहां पे गोली लगी है। और इस तरीके से अगर प्रशासन के लोग अगर इस तरीके से काम करेंगे तो फिर वहां पे तो असामाजिक तत्वों की जरूरत ही नहीं है। फिर तो पूरी तरीके से जो जंगल राज ये कहते थे लालू जी के जमाने को, इन्हीं का दिया हुआ शब्द है ना। तो आज की तारीख में बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, क्या ये जंगल राज नहीं है? और प्रधानमंत्री से आप मांग करते हैं, आप अब इस पर जवाब दीजिए। क्या आपको इस पे आके नहीं बोलना चाहिए? आपको बेगूसराय की घटना पे नहीं बोलना चाहिए? आपको मुजफ्फरपुर की घटना पे नहीं बोलना चाहिए? जहरीली शराब से हो रही मौतों पे आपको नहीं बोलना चाहिए? और आज जो आप ही के लोगों के द्वारा एक आम बिहारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्या इस पे मुख्यमंत्री जी को नहीं बोलना चाहिए? जो किया हो, जो भी किया हो, कानून रास्ता अपनाएगा ना। आप उनको पकड़ते, गिरफ्तार करते। मैं तो प्रदर्शनकारियों को भी मैं बोलता हूं कि भाई जो अगर ऐसा कर रहा है, अगर प्रदर्शन अगर आपको लग रहा है कि किसी तरीके से किसी स्तर पर उग्र हो रहा है, तो आप उनको गिरफ्तार कीजिए ना। कानून फिर अपना रास्ता अपनाएगा। पर आप लाठी चलाते हैं, इस बर्बरता से आप लोगों पे लाठी चलाते हैं, किसी का सर फूटता है, किसी का हाथ, किसी का कंधा, किसी का पांव, और यहां पे तो आपने गोली चला दी। अगर वो लोग कुछ भी कर रहे थे तो आप उनको गिरफ्तार करते ना, लेकर जाते। आपने एक व्यक्ति की जान ले ली। ये समझ में आ रहा है वहां के एसपी महोदय को जो बयान दे रहे हैं, आपने एक व्यक्ति की जान ले ली। एक हत्यारा आपसे पकड़ा नहीं जाता। आज तक एक अपराधी को ये लोग पकड़ नहीं पाए। असामाजिक तत्वों के ऊपर इनकी गोली चलती नहीं है, इनकी लाठी बरसती नहीं है। जहरीली शराब के उद्योग वहां पर खुल गए, एक ऐसे उद्योग से जुड़े हुए गिरोह को इन्होंने आज तक नहीं पकड़ा। और ये आम बिहारियों पर ही इनका जोर चलता है। कुछ भी कर रहे थे, मैं बोल रहा हूं कि भैया गलत कर रहे थे, वो आप पकड़ते, गिरफ्तार करते, पूछताछ करते, या सीधा गोली ही मार देंगे। भाई अगर गोली मार देंगे तो हटा दीजिए ना आईपीसी वगैरह को, क्यों है कानून की ये सारी धारा है। अगर वहां पे मुख्यमंत्री जी का गोली और लाठी शासन ही अगर चलना है तो कानून की सारी धाराएं समाप्त कर दें। वहां पे एक नीतीश राज चलेगा जिसके तहत 2 ही है कि भाई एक लाठी चलेगी और उसके बाद गोली चलेगी। यूज किए जाते हैं, लेकिन अब जो गरीब तबके की जो महिलाएं हैं, इकोनॉमिकली जो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो सीधे मॉल से कनेक्ट होकर वहाँ के जो अपने जो थैले हैं यानी कि जो बैग्स हैं वो सप्लाई शुरू कर रही है। और उत्तर प्रदेश में पहली बार ये लुलु मॉल में किया जा रहा है। हमारे साथ वो महिलाएं भी मौजूद हैं और उनके साथ में उनकी जो हेड है वो भी मौजूद है, साथ साथ मॉल के जो मैनेजर हैं या हेड हैं वो भी मौजूद हैं। पहले हम सबसे ही पूछते हैं, तो ये किस तरीके का ये आपका जो वर्किंग साइन हुआ है उसमें किस तरीके का आपने इन लोगों के साथ कनेक्ट हुए जो ये महिला है? देखो, एक वुमन एम्पावरमेंट को कैसे उसका सस्टेनेबिलिटी हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे विल्लोजो में लोग जो आगे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, वही दौरा पे हम लोग अभी उसका जो डिस्कशन होते हुए मैं इनको एक मौका दिया था अपने। अभी देखो जैसे इको फ्रेंडली, दे आर सेइंग दैट इको फ्रेंडली बैग उनको बना सकते हैं, क्योंकि आजकल हम लोग इतना कॉन्शियस है जैसे प्लास्टिक कैसे उसका ना यूज कर सके, क्योंकि उसमें अपना जो पर्यावरण भी है। हमें तरह तरह की डेली क्लासेस देते हैं, ये यूज मत करो, ये प्लास्टिक यूज मत करो, क्योंकि वो अपने की प्रॉब्लम्स है। तब तो मैंने वही जगह पे मेरा जो जनरल मैनेजर है नोमान खान से हाइपर मार्केट की, उनसे बात किया था। तब तो हम लोग एक स्टार्टअप ऐसे कर सकते हैं, जैसे अभी जो थ्रेड है, थ्रेड का जो जूट की थ्रेड की बैग से हम लोग शुरू किया हुआ है। और भी तमामों उनका जो स्किल के अनुसार और भी तमामों काम वो कर सकते हैं, ताकि वो आगे आएगा तो विजिबिलिटी होंगे
उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जा रहा है, उसका जो एक्सपोजर हो रहा है, ताकि उनका दिमाग खोल के और भी काम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि एक स्किल्ड जनता बन जाए। जैसे अभी जो बैकफुट में रह रहे हैं वो नहीं रह के आगे बढ़ने के लिए हम लोग उसको सुविधा दे रहे हैं। हमारे साथ तो कुछ महिलाएं भी हैं, उनके साथ में उनकी हेड है, उनसे भी पूछेंगे। पीछे रहना भाई। आप बताइए मैम कि ये जो महिलाएं हैं ये किस तरीके से आप इस जो बैग है इसको ले जाकर एक तरीके छोटी जगह से ले जाकर सीधे एक मॉल तक सप्लाई करेंगे या उसको बनाएंगे, उसके लिए कैसे ये कनेक्ट होंगी? बहुत ही अच्छा आपने सवाल यहाँ पे पूछा है सर। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि ये महिलाएं एम्पावरमेंट से बहुत तेजी के साथ जो है ना खुद को रोजगार से अब जोड़ते हुए देख रही हैं। तो अब इन लोगों ने जो ट्रेनिंग ली, जो सिलाई इन्होंने सीखी और किस तरीके से इन्होंने अपना काम करना शुरू किया, अब सिर्फ अपने आप को रोजगार के साथ नहीं देखती हैं, बल्कि अगर मैं कहूँ कि लखनऊ के, यूपी के सबसे बड़े मॉल के साथ वो जुड़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी कॉन्फिडेंस आपको इनके चेहरे पे नजर आ रहा होगा। और एक बहुत अच्छी मुहिम है, क्योंकि पर्यावरण बचाना और उस पर्यावरण को बचाते हुए उन्हें रोजगार देना जिन्हें वाकई उसकी जरूरत है। तो ये सोच मैम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनी जी, आप बताइए, एक बड़े मॉल के साथ जुड़ रही हैं आप और आपके साथ एक बैग के सहारे आप इससे कनेक्ट होंगी, कितना आपको लगता है इससे बेनिफिट फायदा होगा, या जुड़ने से समय क्या आपको लगता है कितना आपको इसमें खुशी है इसको जुड़ने से, या क्या आपको लगता है पारिवारिक स्थिति कितनी मजबूत होगी? सर इससे जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा, और सर इससे जो है हमको जुड़ के अपने बच्चों का पालन पोषण और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। इससे पहले क्या नाम है आपका? मिस पूजा तिवारी। ये बताइए, आपको इससे पहले कभी इस तरीके की मौका मिला था कि ऐसे आप कनेक्ट होंगी, लेकिन आज आप एक मॉल के साथ जुड़ रही हैं, तो क्या आपको लगता है कितना फायदा इससे होने वाला है आपको, और आपके परिवार पर इसका कितना असर पड़ेगा? पहली बात तो मेरे परिवार पर बहुत असर पड़ेगा भाई। हम छोटे से गांव से उठ कर इतने बड़े मॉल में आए हैं, ठीक। उसके बाद सबसे पहली बात तो हमें एक छोटा सा बैग बनाने मिलेगा, और जो हमें लुलु मॉल में काम करने को जो आइडिया, जो मुझे बेनिफिट मिलेगा, वो मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली मतलब एक मौका होता है, वो मुझे बेनिफिट होगा। आपका क्या नाम है? आपको क्या लगता है परिवार को संभालने में आपको मदद मिल पाएगी इस तरीके से जब आप कनेक्ट हुई हैं? जी सर, बहुत बच्चे हैं, उनको पढ़ाना, घर पे खाली बैठे रहते हैं, तो एक मौका मिला है कि हम कुछ कर दिखाएं। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर बहुत सी वो महिलाएं हैं जो आर्थिक रूप से तो कमजोर हैं, लेकिन अब मॉल के सहारे जुड़कर वो कहीं ना कहीं अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर पाएंगी, इसके साथ साथ अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव, आज तक। नीलेश बच्चे पिछले 17 सालों से बोरीवली से चर्चगेट का सफर कर लोगों के खाने का डिब्बा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जब इन्होंने काम की शुरुआत की, इनका 50 लोगों का एक ग्रुप था। अब केवल 30 डब्बे वाले ही इनके ग्रुप में बचे हुए हैं। पहले इनका ग्रुप करीब 1500 टिफिन पहुंचाने का काम करता था, वहीं अब इनके पास केवल 700 ग्राहक बचे हैं। इसका असर इनकी आमदनी पर पड़ा है। अब डिब्बे पहुंचाने के साथ ही रात को पार्ट टाइम नौकरी भी करते हैं। बोरौली में मेरा पिकअप एरिया है टिफिन का, वहाँ पे मैं पिकअप करके पूरा बोरौली से लेके चर्चगेट तक पहुँचाने का काम करता है। उसके बाद मैं 6 बजे बोरौली से निकलता हूँ, वापस 7 बजे थाना में पहुँचता हूँ। थाना में जाके मैं 7 बजे से 10 बजे तक पार्ट टाइम का ऑनलाइन एग्रीमेंट का काम करता हूँ। नीलेश के ही तरह ऐसे कई डब्बे वाले हैं जिन पर कोरोना के दौरान पड़ा असर अब तक कायम है। वर्क फ्रॉम होम और कई स्कूलों में खुली कैंटीन ने भी इनकी जेब पर असर डाला है। दिन भर लोगों के टिफिन पहुंचाने का काम करने के बाद विष्णु काल्डो के शाम के समय अपने ही घर के पास एक किराने की दुकान में बतौर डिलीवरी बॉय काम करते हैं। इनका कहना है कि मेहनत पहले से ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन पैसे कम मिल रहे हैं। वर्किंग आवर्स और मेहनत दोनों भी बढ़ गए, मगर अभी करना पड़ेगा ना हमें। अगर हमारे परिवार की परवरिश करनी है तो उसके लिए तो करना पड़ता है। बुजुर्गों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है, जो पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर सकते हैं। पीढ़ियों से इसी पेशे से जुड़े रहने के बाद भी ऐसे कई हैं जो ये सब छोड़ गांव में खेती करने लगे थे और अब काम मिलने पर वापस लौटे हैं। 2 बरस गांव में गया, उधर भाजी का साग भाजी का धंधा चालू किया, रोड में भाजी बेचा। 2 बरस के बाद इधर अपना रूम था, इसके लिए वापस बम्बई में चालू हो गया, इसके लिए आया। इनकम में फर्क पड़ा? हाँ पड़ा ना, इनकम में पड़ा ना, फर्क पड़ा। ऑनलाइन डिलीवरी 130 साल पुराने इस पेशे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं अब इनकी संस्था सेंट्रल किचन और ऐप के जरिए अपने लोगों और अपनी परंपरा को
दोबारा से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पहले करीब 5000 डब्बे वाले मौजूद थे, लेकिन फिलहाल शहर में केवल 1500 डब्बे वालों के पास ही काम बचा है। हम लोगों ने एक सेंट्रल किचन का माध्यम स्टार्ट करने का सोच रहे, तो उसमें जो महिला, घरेलू महिला जो घर पे बैठ के जो उनके घर वाले को जो खाना दे रहे थे, उसी माध्यम से वो जिनको जरूरत है उनको देने की वो दे पाए कि हर मुंबईकर आज भी हम जैसे वॉचमैन से लेकर सीईओ तक उनको हर किसी को हमारा डब्बे का पेमेंट फॉरवर्डेबल है, उसी प्रकार से वो इस प्रकार से होगा कि हर मुंबईकर उसको बेनिफिट ले सके। 130 सालों से मुंबई की पहचान बने ये डब्बे वाले अब एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां पर वो अपने भविष्य को लेकर दुविधा में हैं। डिजिटल होती इस दुनिया का असर इनकी जेब पर पड़ा है और ऐसे में अब वो अपनी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। यूपी के बांदा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। एक मजदूर का बिल 2.25 लाख रुपए आया। मीटर रीडिंग पर गलत बिल भेजने का मीटर रीडर पर आरोप है। मीटर रीडिंग के दौरान गलत बिल भेजा गया। मजदूर का कहना है कि मेरी आमदनी दिन की 400 से 500 रुपए है। छोटी सी बिल्डिंग की दुकान चलाता है मजदूर। हालांकि अब बिजली विभाग इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। यूपी के बांदा में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। एक मजदूर का बिल 2.25 लाख रुपए आया। मीटर रीडिंग पर गलत बिल भेजने का मीटर रीडर पर आरोप है। मीटर रीडिंग के दौरान गलत बिल भेजा गया। मजदूर का कहना है कि मेरी आमदनी दिन की 400 से 500 रुपए है। छोटी सी बिल्डिंग की दुकान चलाता है मजदूर। हालांकि अब बिजली विभाग इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, रांची में सीपीएम नेता की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा के दफ्तर में घुसकर उनकी हत्या की है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जानकारी मिल रही है रांची से, जहां बदमाशों ने सीपीएम नेता सुभाष मुंडा के दफ्तर में घुसकर हत्या कर दी है उनकी। तस्वीरें देखिए, गोली मारकर उनकी हत्या की गई है। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो दंगल में बोले बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला। प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस प्रवक्ता पर साधा निशाना, कहा भारत को बदनाम करने का मौका ढूंढते हैं। आगे उन्होंने कहा कि चीन के चंदाखोरों की चाल है ये। हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने और जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हमेशा लोकतंत्र के मंदिर की पवित्रता को बरकरार रखते हुए इस लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए चर्चा को हमेशा महत्व दिया है। लेकिन जिनके पास चर्चा के लिए मुद्दे ही नहीं है, जो चर्चा चाहते ही नहीं है, चीन के चंदे पर पलने वालों को जिस तरह से पूर्वोत्तर भारत में 2014 के बाद विकास की गति तीव्र हुई है, जिस तरह से उनका भारत में इंटीग्रेशन हुआ है, ये सब देख के चीन के चंदे पर पलने वालों को अत्यंत बेचैनी है। और उस बेचैनी के कारण ही वो चाहते हैं कि किसी तरह से उपद्रव बढ़े। भारत के लोकतंत्र को जो बारंबार विदेश की धरती पर बदनाम करने के लिए जाते हैं, वो भारत के लोकतंत्र को, भारत को बदनाम करने का कोई भी अवसर नहीं गंवाना चाहते। चीन के चंदाखोरों की एक चाल है ये, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तक डिजिटल ब्रेकिंग में बड़ी खबर। एम्स के डॉक्टरों ने कमाल कर दिया। जन्म से जुड़ी जुड़वा बहनों को अलग किया है। 9 घंटे तक एम्स में सर्जरी चली है। मां के पेट में ही दोनों बेटियां जुड़ी हुई थीं। दोनों बच्चों के जुड़े होने की जो जानकारी थी वो 5वें महीने में पता चल गई थी, लेकिन जब जन्म हुआ तो जन्म से ही ये दोनों बेटियां जुड़ी हुई थीं, जिन्हें अब एम्स के डॉक्टर्स ने 9 घंटे की सर्जरी में अलग किया है।
आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर। आज तक के शो दंगल में बोले प्रेम शुक्ला। बीजेपी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी पर बोला जमकर हमला। कहा मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस ने ली है सुपारी। आगे उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जैसे लोग देश को कलंकित करते हैं। ये तमाम बड़ी बातें जो आज तक के शो दंगल में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कही है। और अब बिहार से बात मणिपुर की तुलना करें नहीं की जा सकती। बिहार में 9 महीनों में 2070 हत्याएं हुई है। इससे ज्यादा जो है बुरी स्थिति क्या हो सकती है। 2070 हत्याएं बिहार में होती है। नंगे लोगों को जो है बंगाल में घुमाया जाता है। हम मणिपुर पर जो कुछ हुआ उस पर जो है हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार है। पूरी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। हम कांग्रेसी थोड़ा है कि हम अपने ही जनता पर बमकांड करेंगे। इंदिरा गांधी के जमाने में नॉर्थ ईस्ट के लोगों पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाने का कुकर्म किया था इन कांग्रेसियों ने। आज हम जब पूर्वोत्तर भारत को सशक्त कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो चीन के चंदे पर दलाली करने वालों को अत्यंत पीड़ा है और ये चाहते हैं कि मणिपुर के हालात किसी तरह और बिगड़े। मणिपुर के हालात को ईस्ट के लोगों पर हेलीकॉप्टर से बम बरसाने का कुकर्म किया था इन कांग्रेसियों ने। आज हम जब पूर्वोत्तर भारत को सशक्त कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, तो चीन के चंदे पर दलाली करने वालों को अत्यंत पीड़ा है और ये चाहते हैं कि मणिपुर के हालात किसी तरह और बिगड़े। मणिपुर के हालात को बिगाड़ने की सुपारी लिए हुए राहुल गांधी जैसे इस देश के लोकतंत्र को कलंकित करने का कुकर्म करने वाले निश्चित तौर पर चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम मणिपुर को संभालेंगे भी। और राहुल गांधी जैसे जो इस देश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार जहर उगलते हैं, उन तत्वों के खिलाफ भी हम खड़े होंगे।